नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री मोदी केरल दौरे पर रहेंगे। पलक्कड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। तमिलनाडु के सलेम में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर पलक्कड़ में रोड शो करेंगे और इसके साथ ही तमिलनाडु के सलेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी का मिशन दक्षिण लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मार्च से आज 19 मार्च तक 5 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। लगातार उनका ये दौरा जारी है। जनता से रूबरू होकर रोड शो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए जा रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर उनके तरफ से रोड शो और रैलियों को संबोधित किया जाएगा। पलक्कड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे और सलेम में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल और तमिलनाडु दौरे पर है। केरल में वो रोड शो करेंगे और तमिलनाडु के सलेम में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार 15 मार्च से आज 19 मार्च तक 5 राज्यों का दौरा कर चुके हैं और बीजेपी का मिशन दक्षिण लगातार जारी है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों में जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं। चाहे फिर वो कर्नाटक की बात कर ली जाए, केरल की बात कर ली जाए, तमिलनाडु की बात कर ली जाए, ये वो तमाम राज्य हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं और यहाँ के अलग अलग जिलों में जाके उनके तरफ से रोड शो और रैलियों को संबोधित किया जा रहा है। जनता से रूबरू, जनता को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 2024 की कमान अपने हाथों में ले रखी है और उनकी तरफ से ये दौरा लगातार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु में अलग अलग जगह जाकर वो रैली करेंगे और उनके तरफ से रोड शो भी किया जाएगा। केरल की बात कर ली जाए तो केरल के पलक्कड़ में वो रोड शो करेंगे और अगर बात तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु के सलेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जनता भी भारी संख्या में पहुंचने के लिए तैयार है। और सीएए लागू करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उस पर रोक लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एक साथ लगभग 200 याचिकाएं हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में सीएए को लेकर उस सीएए पर रोक लगाने को लेकर याचिका दायर की गई है। लगभग 200 ऐसी याचिकाएं हैं जो सीएए के रोक लगाने को लेकर दायर की गई हैं। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तमाम वो राजनीतिक दल हैं और तमाम वो समूह हैं जिन्होंने ये याचिकाएं दायर की है और अब सुप्रीम कोर्ट इन सभी मामलों को पे लेकर एक साथ 237 मामले दर्ज करवाए गए हैं। इन सभी को लेकर एक साथ सुनवाई करेगा। यानी कि सीएए पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 237 याचिकाएं दायर की गई हैं। 237 याचिकाओं पर एक साथ सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चाहे फिर वो केरल सरकार की तरफ से दायर की गई याचिका हो या ओवैसी की तरफ से दायर की गई याचिका हो, वो तमाम याचिकाएं हैं जिन पर आज सुनवाई की जाएगी। 237 याचिकाएं अभी तक सीएए के विरोध में दायर की जा चुकी हैं। सीएए के रोक लगाने को लेकर ये याचिकाएं दायर की गई हैं और जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। और मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला फिर से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी। तो संजय सिंह आप नेता हैं जिनकी जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह काफी दिनों से जेल में बंद हैं और आज इन पर सुनवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुनवाई होगी। आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई होगी। आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। संजय सिंह काफी दिनों से जेल में बंद है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर आज उनकी तरफ से जमानत याचिका दायर की गई है। जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। संजय सिंह, आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर
संजय सिंह काफी दिनों से जेल में बंद हैं और आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। तो ये देखने वाली बात ये होगी कि क्या संजय सिंह को कोर्ट से कोई राहत मिलेगी या फिर संजय सिंह को भी एक झटका लग सकता है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। संजय सिंह, आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह काफी दिनों से जेल में बंद हैं और उनकी तरफ से जमानत याचिका दायर की गई है कोर्ट में। तो आज उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखने वाली बात ये होगी कि क्या आप नेता संजय सिंह को कोई कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर झटका लग सकता है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आयुषी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयुषी, आज संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। क्या लगता है कि संजय सिंह को कोर्ट से कोई राहत मिल सकती है या फिर झटका लग सकता है? आयुषी जी यार, देखा जा रहा है तो जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले मामले में जेल के पीछे हैं, और ऐसे में कल ही हमने देखा कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा और उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए तुरंत सरेंडर करने को कहा गया। तो उसी तरीके से संजय सिंह को लेकर भी असमंजस बना हुआ है कि क्या कोर्ट उन्हें जमानत देकर उन्हें राहत देती है या फिर संजय सिंह अभी और लंबे और कुछ वक्त तक अंदर रहेंगे। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि संजय सिंह को आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार फिर से राज्यसभा भेजा गया और इसमें आज कोर्ट ने उन्हें ये अनुमति दी है कि वो आज संसद में पेश हो सकते हैं और अपनी शपथ समारोह करवा सकते हैं। आपको बता दें कि आज संजय सिंह की जहां एक तरफ जमानत याचिका पर सुनवाई है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके लिए आज एक बड़ा दिन है क्योंकि वो संसद जाएंगे और वहां पर वो बतौर राज्यसभा सांसद आज शपथ भी लेंगे। बिल्कुल आयुषी, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी को झटके पे झटके लग रहे हैं, चाहे फिर संजय सिंह की बात कर ली जाए। तो यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि ये सुनवाई कब से शुरू होगी, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि संजय सिंह को राहत मिलेगी या नहीं। जी, सुनवाई आज ही होनी है और आपको बता दें कि पहले अब संजय सिंह को संसद जाना है, वहां पे वो बतौर राज्यसभा सांसद पहले शपथ लेंगे और उसके बाद इधर कोर्ट में उनको लेकर सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी आज। घोषणा पत्र को आज अंतिम रूप दिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। तो कांग्रेस की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की आज कार्य समिति की बैठक होगी। घोषणा पत्र को आज अंतिम रूप दिया जाएगा और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि घोषणा पत्र को लेकर वो तमाम सारी चीजें तैयार की गई हैं कांग्रेस की तरफ से, जो आज घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की आज कार्य समिति की बैठक होगी। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि आगामी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कांग्रेस की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही है और अब कांग्रेस का घोषणा पत्र को आज अंतिम रूप दिया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि घोषणा पत्र में कांग्रेस की तरफ से क्या क्या मुद्दे डाले जाते हैं और कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आयुषी हमारे साथ बनी हुई है। आयुषी, आज कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक है, ये बैठक कितनी अहम रहने वाली है? आयुषी बिल्कुल आ गया। आपको बता दें जिस तरीके से लोकसभा चुनाव और की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सिर्फ 1 महीने बचा है और इसके मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। लेकिन ऐसे में 7 चरणों में जो आम चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र पर भी अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही बैठक जो है वो आज सुबह 10 बजे AICC
मुख्यालय में होगी और कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए शेष उम्मीदवारों के नामों को अंतरिम रूप दिया जाएगा। वहीं पार्टी के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय से पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की प्रशंसा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करने की भी उम्मीद है। बता दें, यह न्याय यात्रा 14 फरवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और 17 मार्च को मुंबई में समाप्त हो चुकी है। जी बिल्कुल आयुषी, लेकिन जिस हिसाब से ये घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कांग्रेस अपनी जद्दोजहद में लगी हुई है, लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है आयुषी कि इस घोषणा पत्र में किन किन चीजों से जनता को लुभाने की कोशिश की जाएगी, वो कौन से मुद्दे हैं जो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे और जनता को सामने पेश किए जाएंगे। आयुषी देखिए, साफ तौर पे हमने भी देखा कि पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी भी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जहां भी उन्होंने स्टेज शोज किए हैं वहां पे उन्होंने कई बड़े बड़े दावे और वादे और कई घोषणाएं उन्होंने की है। और इसमें चाहे वो न्याय के लिए 5 गारंटी हो या महिलाओं को न्याय दिलाने की गारंटी हो या किसानों को न्याय दिलाने की गारंटी हो, इन तमाम तरह की गारंटी का ऐलान करते हुए वो नजर आए हैं। तो बिल्कुल ये जो तमाम तरह की गारंटियां हैं किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, ये गारंटियां घोषणा पत्र में भी नजर आएंगी, क्योंकि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि अब घोषणा और वादे उतने कारगर शब्द नहीं है जितनी गारंटी बन चुकी है मोदी सरकार में कि मोदी जी की गारंटी तो उसी का तोड़ कांग्रेस ने निकाला है। और चाहे वो न्याय शक्ति गारंटी हो या फिर किसानों को लेकर गारंटी हो, तो ये तमाम चीजें घोषणा पत्र में भी नजर आएंगी। और इसके साथ कई और ऐसी नए पहलू और नई चीजें भी जो है वो कांग्रेस की घोषणा पत्र में बिल्कुल नजर आएंगी। बिल्कुल आयुषी, लगातार जिस हिसाब से कांग्रेस के पार्टी से दिग्गज नेता पार्टी का हाथ छोड़ रहे हैं, फिर ये घोषणा पत्र लाना और उस घोषणा पत्र में जो भी दावे किए जाएंगे, जो भी मुद्दे लाए जाएंगे, सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है आयुषी कि कांग्रेस के लिए बड़ा कठिन काठ हो रहा है कि कैसे जनता के बीच में अपनी पैठ बनाई जाए, जनता में कैसे विश्वास बनाया जाए। लगातार उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि जनता विश्वास खो चुकी है पार्टी को लेकर। अरे बिल्कुल, एक तरफ जहां कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता और कार्यकर्ता ज्यादा तौर पर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो कि अमूमन चुनाव के समय देखने को मिलता है, जहां पे दल बदल शुरू होता है, जहां पे जिस नेता को जिस पार्टी से टिकट मिल रही होती है, जहां पे अपना भविष्य बेहतर दिख रहा होता है, वो नेता उस पार्टी की ओर चल देते हैं। लेकिन अगर जनता और कांग्रेस के बीच में आज कितना क्या रिश्ता है और कितना लगाव है, इस पर बात करें तो बिल्कुल भले राहुल गांधी ने काफी कोशिश की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा 2.0 के तहत वो जनता के बीच में जाए, अपनी बात रखे, लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जितनी सफल हुई थी और लोगों ने जितना उसको सराहा था या अपनाया था, भारत जोड़ो 2.0 जो चुनाव के इतने नजदीक आके शुरू हुई थी, इसको लेकर उतनी ज्यादा वाहवाही जनता के बीच में राहुल गांधी को लेकर देखने को नहीं मिली। और इसके साथ ही इसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट जमीन पर भी देखने को नहीं मिला। और इसके साथ ही अगर पार्टी लाइन की बात की जाए तो पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि जनता का जो मूड है उसी मूड में वो उनसे बात करे। लेकिन वही बात है कि बीजेपी की जो चुनावी रणनीति होती है और जिस तरीके से बीजेपी की चुनावी मशीनरी काम करती है, कांग्रेस को अभी भी वो चीजें कांग्रेस उसमें लैक करती है और कांग्रेस अभी भी उस तेजी से उस रफ्तार में बीजेपी के साथ नहीं रेस में है। क्योंकि जहां एक तरफ कई ऐसे राज्य हैं जहां पे अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पे सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं किया गया है, घोषणा पत्र नहीं जारी किया गया है, महज 1 महीने बचे हुए हैं। तो साफ बात है कि 1 महीने में या तो आप रोड शोज कर लेंगे या तो आप जनता के बीच अपनी बात रख लेंगे। तो ऐसी तमाम चीजें हैं आ रही है जहाँ पे ये देखा जा सकता है कि कांग्रेस भले जनता का मूड समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन रफ्तार बहुत धीमी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी तमाम सारी जानकारी देने के लिए।
और बीजेपी का लोकसभा चुनाव के लिए अभियान शुरू हो गया है। बूथ विजय अभियान के लिए दिग्गजों का बूथ दौरा किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का सागर दौरा है और नव मतदाता सम्मेलन में लोगों से संवाद किया जाएगा। तो बीजेपी का एक बार फिर से अभियान शुरू हो गया है। बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने अभियान शुरू कर दिया है और बूथ पर जा जाकर दिग्गज नेता लोगों से रूबरू होंगे। जो नए नव मतदाता हैं उनसे संपर्क साधा जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज सागर दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो बूथ स्तर से पर लोगों से बात करेंगे और बूथ विजय अभियान के लिए दिग्गजों का बूथ दौरा बीजेपी की तरफ से शुरू किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज सागर दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो बूथ स्तर पर जाकर जो नए मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे उनसे भी वो जनसंपर्क करेंगे, उनसे संपर्क साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। और इस खबर पर भोपाल से ब्यूरो हेड नीरज जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज जी, जिस हिसाब से बीजेपी की तरफ से ये अभियान शुरू किया जा रहा है, बूथ स्तर को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है कि बूथ स्तर को मजबूत करके बीजेपी एक बार फिर से अपनी विजय दर्ज करेगी? नीरज जी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी काफी पहले से ही जुट गई थी और रही बूथ को मजबूत करने की बात तो विधानसभा चुनाव के दौरान ही ये देखने को मिला था कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अर्ध पन्ना प्रभारी बनाए थे, क्योंकि पहले पन्ना प्रभारी बनाए जाते थे, उसके बाद लेकिन नई जो है इजाद की गई अर्ध पन्ना प्रभारी बनाया गया, यानी कि जो मतदाता सूची है वो उसके दोनों तरफ के जितने जो पन्ने हैं उन पर काउंटिंग करके और वहां से जो है बूथ में एक व्यक्ति को खड़ा करना, तो कहीं ना कहीं उसके चलते ही बूथ काफी मजबूत हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से देखा जाए तो डिजिटलाइजेशन भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं पहले से ही अपना कर दिया था। जो भी बूथ है, जितने भी सारे बूथ है और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और जो लोकल के जो नेता हैं, सभी को डिजिटाइज किया, सभी के नाम, यानी कि किसी भी बूथ पे यदि पता करना है कि वहाँ पर जो कार्यकर्ता है कौन सा कार्यकर्ता है, तो सभी चीजें जो है डिजिटलाइज कर दी गई थी। हालांकि बीजेपी के बारे में कहा भी जाता है कि 24/7 जो है चुनावी मोड में रहती है और अब ये जो बूथ विजय अभियान शुरू किया है उसमें ये टारगेट रखा गया है कि जो भी बड़े दिग्गज नेता होंगे वो लोकसभा सीटों पर जाएंगे, मतलब बूथों पर जाएंगे और उस बूथ पर लगभग 2 घंटे बिताएंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, जिसकी शुरुआत भोपाल से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की थी। और आज भी जिस तरह से देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज सागर दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पर कहीं ना कहीं जिस तरह से 10 लाख नए मतदाता जो है जुड़े हैं, इस बार जो पहली बार वोट डालेंगे उनके सम्मेलन में शामिल होंगे, यानी कि अब मतदाता जो है उनको साधने का प्रयास किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि युवाओं के लिए सरकार कितना कर रही है, किसकी योजनाएं जो है, चाहे वो खुद के व्यापार की हो, स्टार्टअप को लेकर हो, यानी कि तमाम। इसके अलावा जो पढ़ाई के मामले में बात की जाए तो जो जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, 95% तक आते हैं, उनको स्कूटी, लैपटॉप वगैरह दिया जा रहा है, उन बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित सरकार कर रही है। इसके अलावा जिस तरह से देखा जाए तो कॉलेजों की बात की जाए तो लगातार मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, तो तमाम चीजों को बताते हुए आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सागर में नजर आने वाले हैं और नव मतदाता सम्मेलन में जो है प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष रायवली जो कि वहां से पास में ही है, वहां पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे और वहां से बूथ के बारे में पता करेंगे कि ये वाला बूथ झाप जो है कितना मजबूत है। तो कहीं ना कहीं बूथ स्तर पर बीजेपी जुटी हुई है, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए लगातार बड़े बड़े नेता जो हैं वो दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी
बिल्कुल नीरज, जिस हिसाब से अगर बीजेपी की बात कही जाए तो वो हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, चाहे फिर युवाओं की बात कर ली जाए, महिलाओं की बात कर ली जाए, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है MY का जो फार्मूला था उसे बदल दिया गया है। महिला और युवा अब संकट मोचन बनकर उभरेंगे। बात अगर कांग्रेस की जाए या बीजेपी की, तो हर कोई इन वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल नीरज यहाँ पर यह है कि ये महिला और युवा जो MY का फार्मूला बदला है वो अब किसकी संकट मोचन बनकर किसकी नैया पार करेंगे, और क्या यही वजह है कि बीजेपी लगातार महिलाओं को साधने की भी कोशिश कर रही है और युवाओं को भी साधने की कोशिश कर रही है? नीरज देखिए, बिल्कुल बीजेपी हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। MY का जो फार्मूला है, यानी कि महिला जिसकी आधी आबादी है प्रदेश में, इसके अलावा युवा भी अब कई ऐसे युवा हैं जो वोटर्स हो गए और जिन्होंने जब से जन्म लिया तब से बीजेपी की सरकार देखी है। बीजेपी की सरकार में ही उन्होंने जो विकास हुए हैं, जो जितनी गतिविधियां हुई हैं, सब उन्होंने बीजेपी की सरकार, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। तो उसको दूर करने के लिए जरूरी है कि जो वोटर्स हैं, जो नए वोटर्स हैं, उनको साधा जाए। इसके अलावा महिलाओं को साधने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लाडली बहना योजना है, जो कि कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में काफी गेम चेंजर साबित हुई। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बीजेपी को वोट किया। इसके अलावा 3 तलाक के मामले में भी जो मुस्लिम महिला है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ देती हुई नजर आ रही है, जो कि एक ऐसा वर्ग है जो बीजेपी को कभी वोट नहीं करता था, लेकिन अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो वर्ग भी बीजेपी को वोट करने लगा। तो इसके अलावा किसान की बात की जाए तो किसानों के लिए किसान सम्मान जो निधि है वो केंद्र सरकार अलग देती है और प्रदेश सरकार अलग देती है। यानी कि सभी जितने भी वर्ग हैं, तमाम वर्गों को साधने का प्रयास यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है और बूथ लेवल तक पूरा जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसको जमाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल नीरज, लेकिन बूथ विजय अभियान की बात की जाए तो यहाँ पर बूथ विजय अभियान बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित रहेगा? इसके पीछे की क्या रणनीति रही है कि बूथ विजय अभियान को भी शुरू किया गया है? तमाम अभियान बीजेपी की तरफ से शुरू किया गया था, चाहे फिर वो इंडिया मोदी का परिवार हो, लेकिन बूथ विजय अभियान कितना कारगर साबित होगा? देखिए, बीजेपी के ये बात कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बीजेपी जो भी अभ्यास चलाती है कहीं वो ट्रेंड बन जाता है। चाहे अब की बार मोदी सरकार हो, मोदी का परिवार हो, या जो संकल्प यात्रा हो, या फिर मोदी की गारंटी हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बूथ विजय अभियान जो इस समय चलाया जा रहा है उसको इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें जितने भी दिग्गज नेता हैं, लगभग 64,000 बूथ है मध्य प्रदेश में, उन पर जाएंगे और वहाँ के कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे, वहाँ के जो बूथ अध्यक्ष है उसके घर में भोजन करेंगे और आसपास का जो बूथ के जो लोग हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और इंडिया गठबंधन का फार्मूला तैयार हो गया है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं कांग्रेस 16 सीट देने पर सहमति बन गई और शरद पवार को 10 सीटें देने पर सहमति बनी है। इंडिया महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला तैयार हो गया है। सीट शेयरिंग भी मध्य प्रदेश में हो गई है। और ईडी के बयान पर आपका जवाब सामने आया है। ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है, ये आपकी तरफ से कहा गया है। मामला कोर्ट में है तो ईडी क्यों बार बार इसका इंतजार कर रही है? ईडी बीजेपी का राजनीतिक हथियार बन गई है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। ये लगातार आपके तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है और यही वजह है कि ईडी के बयान पर आपका जवाब सामने आया है। कुछ ही देर पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने मीडिया में एक बयान दिया है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। ये क्या जमाना आ गया है कि अब देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज मीडिया में स्टोरी प्लांट कर रही हैं। ईडी का ऐसा बयान देना ये साफ साफ दर्शाता है कि आज के दिन में ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बन के रह गए हैं। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का सबूत नहीं है, फिर भी सबूत ना होने के बावजूद समन पे समन, समन पे समन, समन पे समन भेजे जा रहे हैं। खुद ईडी कोर्ट जाती है, कोर्ट जाके ये समन कानूनी है कि गैर कानूनी है, अरविंद केजरीवाल जी का समन पे आना या ना आना सही है या गलत है, ईडी खुद कोर्ट गई, लेकिन ईडी कानून की प्रक्रिया का सम्मान नहीं करती है। ईडी इंतजार नहीं कर सकती है कि कोर्ट अपना फैसला दे, इसीलिए कभी समन देके, कभी मीडिया में बयान देके
ईडी अपना असली राजनीतिक रंग दिखा रही है। क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। और ये जो सारा ईडी और सीबीआई का खेल चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को प्रचार से रोकने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने अहम बयान जारी करते हुए कहा है कि हम चाहते थे कि दोनों चुनाव एक साथ हो, पर नहीं हुए और इसमें यहाँ भी मौजूदा हुकूमत ने इसमें दखल दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 30 सितंबर से पहले इन्हें यहाँ चुनाव कराने होंगे। लेकिन अब जहां तक अब हम चाहते थे कि दोनों इलेक्शन एक साथ हों, नहीं हुआ। इसमें जो मौजूदा हुकूमत है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने इसको सैबोटाज किया, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि यहाँ पे इख्तिदार जो है वो दोबारा लोगों के हाथ में हो। बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक 30 सितंबर से पहले इनको यहाँ इलेक्शन मुकम्मल करने होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।